गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज है 28 अक्टूबर और हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर, मेरा आपसे एक सवाल है। देखो, आपको पता होगा कि इंडिया ने ओथ ली है कार्बन एमिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक, 2070 तक इंडिया जीरो कार्बन एमिशन करेगा। ये इंडिया ने ओथ ली है। बट इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवेज, इन्होंने भी एक ओथ ली है। क्या? जीरो कार्बन एमिशन बनने की कौन से साल तक? आपको साल बताना है, 2023, 24, 25 या 30। इनमें से कौन से साल तक इंडियन रेलवेज ने ओथ ली है, अपना प्लान किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का? आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आज के पर्सन इन न्यूज से। अमाओ हाजी। सो ये वर्ल्ड के डर्टीएस्ट मैन कहलाते थे। ये एक ईरानियन मैन है और ये वर्ल्ड के डर्टीएस्ट मैन कहलाते थे। इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94। तो ये पिछले 70 सालों से अमोआ ये पिछले 70 सालों से नहाए नहीं थे। इन्होंने वॉश नहीं किया था अपने आप को। सिर्फ नहाए नहीं, इन्होंने फेस वॉश तक, हैंड वॉश तक नहीं किया था। आप खुद सोचो, दिस गाय, एक आदमी 70 साल से हाथ तक नहीं धो रहा है, वो क्या होगा? तो इन्होंने 70 साल से हाथ नहीं धोया था, इसलिए इनके पास वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन क्या किताब था। ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जस्ट बिकॉज इनकी कुछ अपनी यंग एज में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे इमोशनल टर्न्स आए थे जिसकी वजह से इन्होंने ये वाली ओथ ली। अब वो तो इनको ही पता होगा इन्होंने ये ओथ क्यों ली थी। बट हमारा पॉइंट है इंडिया के डर्टीएस्ट मैन का। इंडिया का डर्टीएस्ट मैन वो है कैलाश, बनारस के एक गांव से, बनारस के पास एक गांव से कैलाश, जिनको कलाऊ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये पिछले 30 सालों से नहीं नहाए हैं। तो जो वर्ल्ड के डर्टीएस्ट मैन है वो 70 सालों से नहीं नहाए हैं, और जो इंडिया के डर्टीएस्ट मैन है वो 30 सालों से नहीं नहाए हैं। शुरुआत करेंगे आज की एक हिस्टोरिक न्यूज़ से, और न्यूज़ है बीसीसीआई के बारे में कि बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि वो सेम फीस देंगे जो मैच फीस होती है विमेंस को और मेंस को। तो अब से कुछ टाइम पहले तक, इनफैक्ट अब तक, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए अब से कुछ टाइम पहले तक, अभी तक बीसीसीआई ना मेंस को ज़्यादा पे करता था और विमेंस को कम। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था। बट अब बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि वो दोनों को इक्वली पे करेगा, और इस बात की न्यूज़ जय शाह ने खुद से दी थी ट्विटर के थ्रू। इनका कहना था दैट आई एम प्लीड टू अनाउंस दैट बीसीसीआई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन, वी आर इम्प्लीमेंटिंग पे इक्वालिटी policy for our contracted BCCI women. The match fee for both men and women cricketer will be same as we move into a new era of gender equality in Indian cricket. So इनका यही कहना है कि अब से और आने वाले हर टाइम तक हर चीज़ में इक्वालिटी देखी जाएगी मेंस और विमेंस में। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई टॉपिक जो है ये फर्स्ट टाइम राइज हुआ है और अब तक नहीं हुआ था। नहीं, ये टॉपिक बहुत टाइम से चला आ रहा है कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है मेंस और विमेंस में। जो मेंस को रिकॉग्निशन मिली है वो विमेंस को नहीं मिली है, और काफ़ी सारी विमेंस क्रिकेटर हैं जो इसके ऊपर रिएक्शंस दे रही है। जैसे WIPL, अब ये इन्होंने इसको भी छेड़ा है। WIPL, तो जो IPL होता है वो दो कैटेगरी में आएगा, MIPL मेंस IPL, और दूसरा होगा विमेंस IPL WIPL। ठीक है। इसके बारे में भी इन्होंने डेफिनेटली अभी कोई ऐसी रिपोर्टेड न्यूज़ नहीं है, बट हाँ बीसीसीआई की खुद की तरफ से स्टेटमेंट आ रखी है पहले से ही कि हम बहुत जल्दी विमेंस IPL को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब जैसे ODI है, ठीक है, टेस्ट है, ठीक है, और वनडे वगैरह, ओके वनडे वगैरह है, जो भी है। तो ये सब तो विमेंस का और मेंस का होता ही है। बस IPL जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का। ठीक है। फीफा के बाद यही आता है, फीफा के बाद सेकंड नंबर पे IPL आता है, फीफा फुटबॉल का है। तो IPL जो दुनिया का सेकंड नंबर का बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसे टूर्नामेंट में विमेंस का पार्टिसिपेशन भी अब इक्वली होगा। ठीक है। अब तक कोई भी विमेन
अब आप देखो ना, कोई भी वीमेन अब तक आईपीएल नहीं खेली है आज तक। एक होता है सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग, सीपीएल, उसमें सेलिब्रिटीज वगैरह खेलते हैं, उस तक में विमेन्स खेलती हैं। बट आईपीएल में जो एक्चुअल में क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ही आज तक आईपीएल नहीं खेला। और देखो आईपीएल से ना एक क्रिकेटर को, एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। आप देखो एक एक दो दो करोड़ में, ठीक है, ये इसमें प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को, स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। और अगर हम आईपीएल की बात करें ना, तो आईपीएल को तो खुद ये कहा जाता है ये काफ़ी छोटा टूर्नामेंट है, और भी इसमें मैचेस होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आईपीएल आता है ना, तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जो उसके हम कह सकते हैं स्ट्रीमिंग राइट्स होते हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा बिड करते हैं उनके राइट्स को खरीदने के लिए। इसके अलावा जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसके अलावा जो टिकट सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट्स फुल हो जाती हैं, टिकट्स लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो मेंस क्रिकेटर हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, जो मेंस हैं। तो इसी में ही विमेंस को लाने की बात हो रही है, और इसमें दोनों तरफ का फ़ायदा है। विमेंस का तो फ़ायदा डेफिनेटली है ही, पर बीसीसीआई को भी है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सक्सेसफुल टूर्नामेंट है दुनिया का, ठीक है। जैसे फीफा है ना, फीफा, अब फीफा को देखो कितने साल लगे, हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप्स होते हैं। ऐसे ही आईपीएल, आईपीएल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आईपीएल को आए हुए, और इतने ही कम टाइम में ही आईपीएल ने एक इतनी बड़ी जगह बना ली है। सिर्फ आईपीएल की वजह से ही बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, ये दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना है। अच्छा, इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे करते हुए बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, पाकिस्तान की, वो आईपीएल का पार्ट नहीं है, वो आईपीएल नहीं खेलती इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की वजह से। तो ऐसे में विमेंस का पार्टिसिपेशन इतने बड़े लेवल पे कर देना एक विन दिखाता है। किसकी? अब बीसीसीआई की विन, आईपीएल की विन, कि वो इतने ही कम टाइम में इतना कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी, इनके टॉपिक तो यहाँ पे अराइज होते ही हैं। अब देखो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं कि पहले कितना पे होता था, अब कितना होएगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो विमेंस हैं उनको पहले, अब ये बात हो रही है करंट की और ये रिवाइज्ड, ठीक है। तो जो उनको करंटली मिलते हैं टेस्ट में, अगर हम टेस्ट मैचेस में देखें तो उनको 4 लाख, एक मैच खेलने के सिर्फ 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। एक मैच खेलने के टेस्ट में विमेंस को 4 लाख मिलते हैं, और वहीं पे मेंस को कितने मिलते हैं? 15 लाख मिलते हैं, ठीक है। आप फर्क देखिएगा। अगर हम ओडीआई के बारे में बात करें, वनडे की बात करें, तो विमेंस को 1 लाख मिलते थे और मेंस को 6 लाख। और T20 में 1 लाख और 3 लाख, ठीक है। तो आपको फर्क साफ दिख रहा होगा कि मेंस को कितना ज़्यादा पे किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो मेंस है, सिर्फ इसलिए उनको इतना ज़्यादा पे किया जाता था। दूसरा और कोई रीज़न नहीं है मेंस और विमेंस का, ठीक है। बट अब जो विमेंस के पे रोल थे ये यही हो गए हैं सेम, जो भी रिवाइज्ड है, 15 लाख, 6 लाख, 3 लाख, तो विमेंस को भी यही मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि यार मेंस और जो मेन क्रिकेटर्स हैं और जो विमेन क्रिकेटर्स हैं, अब तो वो तो सेम कमाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, मेंस और विमेंस सेम नहीं कमाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और वो कैसे होएगा? देखो पहली बात तो ये है कि अलग अलग कैसे कमाएंगे, जब उनको हर चीज़ में सेम पे किया जाएगा, फिर अलग अलग कैसे? डिफरेंसेस कहाँ आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे उनकी स्पॉन्सरशिप में। मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे अब विराट कोहली का है, अब आपको सबसे, देखो मैं ये मानता हूँ आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ये एक वायरल न्यूज़ भी बनी थी कि विराट कोहली अपने एक ट्वीट का ना 3 करोड़ चार्ज करते हैं, अपने एक ट्वीट करने का 3 करोड़ चार्ज करते हैं। तो अगर आपको अपना कोई ब्रांड है, आपका सपोज आपने कोई कंपनी खोली, आपका कोई ब्रांड बन गया है, अब आपको वो प्रमोट कराना है किससे? विराट कोहली से। तो आप कहोगे कि भाई एक ट्वीट कर दो, है ना, हमारा एक एडवर्टीजमेंट का एक ट्वीट कर दो। तो विराट कोहली क्या करेंगे, वो आपका अपने ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे ट्विटर पे। बट चार्ज कितना करेंगे? 3 करोड़, ठीक है। तो जो, अब आपको खुद दिख रहा होगा कि जहां पर टेस्ट में विराट कोहली 15 लाख कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है,
ये क्या है विराट कोहली के लिए? तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। कितने सारे एड्स करते हैं क्रिकेटर्स, आप देखो ना, MS धोनी है, विराट कोहली है, कितने ज़्यादा एड्स में आते हैं, तो ये वहाँ से सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली विमेंस को वहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगेगा। अब ये पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल है ज़्यादा व्यूअरशिप की वजह से। देखो, हाइप होती है हर चीज़ की। अब आप किसी चीज़ को कह दो ना, एक कहते हैं कि जिस झूठ को जितनी बार बोलो वो उतना ही सच बनता चला जाता है। ठीक है? अब ये थोड़ा पॉलिटिकल मैटर भी है, बट पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को इतनी बार चाय वाला बोला, इतनी बार चाय वाला बोला, कि अब सबको लगने लगा वो वाक़ई में चाय वाला है। बट इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कभी चाय बेची भी है या नहीं। बट इतनी बार उस झूठ को, झूठ नहीं कहूँगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, बट पॉलिटिक्स में ऐसा कहना है कि इतनी बार एक बात को बोल दो वो सच बन जाए। तो ऐसे ही इतनी बार ना हम चर्चा करते हैं, हर जगह देखते हैं मेंस के, हर जगह सेंसेशन बने रहते हैं मेंस क्रिकेट मैचेस। तो मेंस में हाइप बनी हुई है, इसलिए लोग मेंस को देखते हैं ज़्यादा। अगर विमेंस को देख लेंगे ना, आप देखो, अगर एक इंडिया वर्सेस पाक का ही मैच मान लो, तो पूरा स्टेडियम भर जाता है, टिकट सोल्ड हो जाती है, लोगों को बाहर से वापस जाना पड़ता है कई बार। ठीक है, मेंस में। बट विमेंस में स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, आधा स्टेडियम खाली पड़ा रहता है विमेंस में आज भी। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न किसी के पास नहीं है। ठीक है? कहीं न कहीं मेंस को ही लोग ज़्यादा देखते हैं, पता नहीं क्यों? तो ये डिफरेंसेस ख़त्म करने का टाइम अब आ रहा है। चलिए, इस न्यूज़ के बारे में इतना ही था। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू FTA। ठीक है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऋषि सुनक, देखिए वर्ल्ड के 2 बहुत ही बड़ी और मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उनके जो हैं लीडर्स वो चेंज हुए हैं। कौन-सी? एक तो यूके के, ठीक है? और दूसरा है चाइना। अब हम दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले लेते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो देखो, यूके के जो अभी मिनिस्टर बदले हैं, ठीक है, वो हैं ऋषि सुनक। अब इन्होंने ना कॉल करी थी, टेलीफोनिक कॉल करी थी प्राइम मिनिस्टर को, किसके ऊपर बात करने के लिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, FTA के ऊपर बात करने के लिए, इंडिया और यूके के रिलेशंस के ऊपर बात करने के लिए इन्होंने किसको कांटेक्ट किया था? नरेंद्र मोदी जी को। और इस बात की जानकारी नरेंद्र मोदी जी ने दी है हमें अपने ट्विटर के थ्रू, जहाँ पे उन्होंने कहा है दैट आई एम ग्लैड टू स्पीक टू ऋषि सुनक टुडे, कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन एज्यूमिंग चार्ज एज यूके PM, विल वर्क टुगेदर फॉर फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जो ये पार्टनरशिप की बात हो रही है, ये FTA ही है। ठीक है, ये FTA के ऊपर दोबारा से बात करने का तैयार कर रहे हैं। वी हैव एग्री ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली कंक्लूजन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन एंड बैलेंस्ड FTA। तो एज सून एज FTA की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? एज सून एज FTA। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको और भी जगह मिल जाएगा, जैसे कि ये एज सुन एज पॉसिबल। तो ठीक है, जल्द से जल्द, क्योंकि देखो आपको ये पता होगा कि दिवाली तक FTA होना था। फिर हुआ क्या? फिर जो उनकी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, किसकी? यूके की इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं होम मिनिस्टर। हमारे होम मिनिस्टर हैं अ, अमित शाह। ठीक है, बट इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिन ही थी, और उनकी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रही थी कि जिन्होंने उसमें अपना कंसर्न दिखाया था किसके? इमिग्रेशन में। अब देखो यार, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि इमिग्रेशन की बात हो रही है कि जो इंडियंस हैं वो यहाँ आ जाते हैं, बेसिकली एशियंस हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं यूके की तरफ। तो इसके ऊपर वो कंसर्न दिखा रही थी और वो खुद माइग्रेट होकर आई थी। उनके जो अब ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो खुद माइग्रेट होकर आए हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। ठीक है, उसके बाद से ही देखा गया कि इंडिया और यूके के बीच में जो FTA था वो कहीं न कहीं ढीला पड़ने लगा। ठीक है, इंडिया ने बैक स्टेप नहीं किया। देखो, करा तो यूके नहीं है बैक स्टेप, बट ठीक है, इंडिया ने उसको प्रिज़्यूम किया है फिर से। इंडिया फिर से रेडी है उसके ऊपर बात करने की। अब देखो, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई हम मेरी ऐसे-ऐसे बात हुई है और हम FTA के ऊपर हमारी चर्चा हुई है, उसको जल्द से जल्द हम क्या करेंगे? प्रिज़्यूम करेंगे। तो इस पे ऋषि सुनक ने भी ट्वीट करके बताया है कि मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि उनके काइंड वर्ड्स के लिए मेरे नए रोल के। ठीक है, और इंडिया एंड यूके शेयर अ लॉट।
अब देखो शेयर सो मच से क्या है यहाँ पर ट्रेड में बात हो रही है शेयर से, ठीक है, शेयर से ट्रेड में बात हो रही है डेफिनेटली। इन्होंने यही कहा है दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट आर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज कैन अचीव एज वी डीपन आर सिक्योरिटी डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो देखो सिक्योरिटी एंड डिफेंस और इकोनॉमिक, तो जो एफटीए की बात है ना, ये हर सेक्टर में है पहली बात तो, और जो मेजर इसके सेक्टर रहेंगे वो कहीं ना कहीं डिफेंस डील और इकोनॉमिकली ही रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। अब बेसिकली एफटीए में होगा क्या, एफटीए में ये अराउंड 90% की क्या कर देंगे, टैरिफ को हटा देंगे। 90% के टैरिफ को इंडिया हटा देगी यूके की कंपनीज के लिए, और यूके हटा देगी इंडिया की कंपनीज के लिए। तो जो ट्रेड होगा ना उसमें 90% टैक्स कट जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मान लो इंडिया है, अब इंडिया में एक तो चाइना भेज रहा है आइटम, ठीक है, और एक भेज रहा है यूके। तो अब इसके तो 100 रुपये हैं, और ये भी 100 रुपये में भेजने वाला था, बट क्योंकि 90% टैरिफ कट हो गया अभी 10 रुपये में बेचेगा। तो अब आप बताओ, है ना, तो कितना फायदा हो जाएगा, लोग इसको ही तो खरीदेंगे प्रोडक्ट को। तो इसलिए ऐसे ही इंडिया की तरफ से भी होएगा। तो इसलिए ये एक बायलेटरल डील है, बायलेटरल मतलब जिसमें दोनों साइड से फायदा है। तो अब देखना ये है कि एफटीए का क्या होता है, और जल्द से जल्द की जो बात हो रही है वो कब तक जल्द से जल्द आएगा ना। अब हम बात करेंगे चाइना की, तो देखो यार चाइना के भी अभी प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं शी जिनपिंग। तो जो शी जिनपिंग है, ऋषि सुनक की तरह वो भी एक क्या नाम है प्राइम, वो भी वहीं के प्राइम मिनिस्टर बने, हालांकि ये प्रेसिडेंट है। तो जैसे ऋषि सुनक एक लीडर बने, ऐसे ये इन्होंने भी अपनी तीसरी टर्म को अवेल किया, थर्ड टर्म को, ठीक है। तो अब तक तो मोदी जी ने इनको कांग्रेट्स नहीं किया है इनकी टर्म के लिए। हालांकि वर्ल्ड लीडर्स में देखा जाता है कि कैसी भी रिलेशंस हो आपस में नेशन के, बट कहीं ना कहीं वो विश तो कर ही देते हैं। जैसे शहबाज शरीफ बने थे किसके, पाकिस्तान के। तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने शरीफ, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको कांग्रेट्स किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने उनको थैंक यू भी बोला था। ट्विटर के थ्रू ही होता है ये सब। बट अगर शी जिनपिंग के देखा जाए तो अब तक ना ही यूएस के, यूके के, इंडिया के, किसी भी देश के इनमें से जो कहा जाता है एक मेजर कंट्रीज हैं, इनफैक्ट जापान, तो हम पूरे क्वाड की बात कर रहे हैं, पूरा क्वाड, ठीक है, जापान, यूएस, यूके, इंडिया। तो जो पूरा क्वाड है, जिससे चाइना को भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है, एक ऐसे ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने किसी को भी उनमें से किसी ने भी शी जिनपिंग को विश नहीं किया है, क्वाड के किसी भी मेंबर ने। और आप देखना ऐसे समय में, एक ऐसे समय में जब किसी ने विश तक नहीं किया है शी जिनपिंग को, और इतना कुछ हो रहा है, इतने हम कह सकते हैं गलत टाइज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ऐसे में चाइना के एक डिप्लोमेट जो कि बांग्लादेश में थे, जो बांग्लादेश में सर्व कर रहे हैं, रिसेंटली उनकी पोस्टिंग बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा है, आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया। अब कैसे, क्यों, उन्होंने ऐसे ही समय में, देखो क्या समय है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो उनके न्यूली इलेक्टेड, अब हम न्यूली इलेक्टेड ही कहेंगे डेफिनेटली, उनकी थर्ड टर्म स्टार्ट हुई है, तो ऐसे में उनको विश नहीं किया है। ऐसे समय में इनका उनको इंडिया को कह देना कि दैट आई एम द फैन ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ तक एक कंट्रोवर्सी। हालांकि बॉर्डर्स पर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से डिसएंगेजमेंट्स आई हैं, ठीक है, दोनों की तरफ से डिसएंगेजमेंट हुई हैं, बट फिर भी देखा जाए तो इंडिया के और चाइना के रिलेशंस कुछ खास नहीं है। बट तब भी ऐसे समय में भी इन्होंने कह दिया दैट आई एम द बिग फैन ऑफ इंडिया। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी जहां पर चाइना के जो एम्बेसडर थे टू इंडिया, उनकी रिटायरमेंट हुई थी, और उनकी रिटायरमेंट के टाइम पर उन्होंने कुछ बातें कही थी, जिसका रिप्लाई मैंने परसों न्यूज़ कवर करी थी, ठीक है, ये न्यूज़ मैंने परसों कवर करी थी, और कल मैंने कवर करी थी कि उनकी बातों का रिप्लाई भी डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इंडिया को अपने टाइज अच्छे करने पड़ेंगे चाइना के साथ। वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेटेजिकली और बिना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोले हुए एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया। तो ऐसे ऐसे माहौल में जब उन्होंने करी खोटी सुनाई उसके फेयरवेल पर, ऐसे में इन्होंने
ये वाली स्टेटमेंट दी है दैट आई एम द बिग फैन ऑफ इंडिया। पर उन्होंने ऐसा दिया क्यों और ऐसा हो क्या गया है? ठीक है, तो नया तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात बहुत पहले से डिस्कस करी जाती है। हालांकि चाइना थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होता इसको डिस्कस करने में, और जब मैं चाइना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। तो वो तो इंटरेस्टेड होता नहीं है इस बात को करने में। बट वो कहते हैं ना कि सच ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाता, कहीं ना किसी की ज़ुबान पे आ ही जाता है। तो ऐसे ही वो इनके ज़ुबान पर भी आ गया। और कुछ टाइम पहले तक जो हमारे तब के होम मिनिस्टर थे, कौन थे, राजनाथ सिंह, उनकी ज़ुबान पर भी आ गया था। और इस बात को चाइना ने स्लैम किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका डोमिनेंस दिखा रहे हो उनके ऊपर। तो बात क्या थी, मैटर था कि जो चाइना है ना, उसको इंडिया ने इंडिया ने आप लिटरली सुनना, यूके ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है, और आज तक उसकी हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं छाप दिखती है। बट इंडिया ने चाइना के ऊपर 2000 साल तक राज किया था। कैसे राज किया था? रूल नहीं किया था, डोमिनेट किया था चाइना को। ये वाली बात तो आपको भी पता होगी कि दुनिया में जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से अराइज हुआ है, और किसके थ्रू गया है? तिब्बत, देन चाइना। तो इंडिया से होता हुआ तिब्बत एंड देन चाइना, और वहां से होता हुआ पूरा एशिया में फैला है, जापान तक देखा जाए तो। जापान है बीच में, आशियान कंट्रीज आती हैं इतनी सारी, कोरिया है। तो इन सभी देशों में बुद्धिज्म कहाँ से गया? वो गया था कहाँ से? इंडिया से। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? ये हुआ था इंडिया के डोमिनेंस की वजह से चाइना में। मैं आपको बताऊं, 2000 साल पहले तक ऐसे कई सारे टेक्स्ट हैं, आज भी ऐसे कई सारे टेक्स्ट हैं चाइना में जो संस्कृत में मिलते हैं, जिसमें बुद्धिज्म मिलता है संस्कृत में। ठीक है, आपको बौद्ध धर्म के बारे में पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में आपने सुना होगा। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने दुनिया भर में बुद्धिज्म को फैला दिया, बिना बुद्धिज्म का नाम लिए। उनके प्रिंसिपल्स को जहाँ वो जाते लोग उनके पीछे लग जाते, उनके प्रिंसिपल्स को सुनने लगते, उनकी बातों को सुनने लगते। वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जो कि इंडिया से थे, इंडिया के तमिलनाडु से थे, और बाद में वो चाइना जाकर रहे। और चाइना में बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म प्रैक्टिस किया जाता था। हिंदुइज्म चाइना में प्रैक्टिस किया जाता था। आज का सिनेरियो तो ये है कि चाइना एक एथियस्ट सोसाइटी है। क्या है? एथियस्ट सोसाइटी। देखो यार, एथियस्ट सोसाइटी का क्या होता है ना, वहाँ पर लोग पूजा पाठ नहीं करते, कुछ इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के अपने अंदर से नहीं आता। जो लोगों का कल्चर बनता है, जो लोगों के ऊपर डोमिनेंस होता है, वहां से आता है। एक टाइम पर चाइना के ऊपर इंडिया का डोमिनेंस था, तो वहां पर बुद्धिज्म भी गया, और वहां पर लोग हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते थे। हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ बिलीफ। और उस बिलीफ को चाइना के लोग प्रैक्टिस करते थे। बट जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई, और चाइना का एकदम रिवॉल्व हुआ, तो थोड़े बहुत भी जो बुद्धिज्म के लोग थे, देखो हिंदुइज्म से लोग तो पहले ही कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्यों? उसका कारण है जो एंड 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के एंड पर अराइवल हुआ था, किसका? मुगल्स का। ठीक है, वहां पर पूरी की पूरी जो जिन्होंने सभ्यता बनाई थी, जिन लोगों ने, जिस कल्चर ने दुनिया को सभ्यता दी, कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, जो एक इंटेलिजेंस थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे उन्होंने क्या कर दिए? किल कर दिए। तो देखो, यहाँ मैटर मुगल्स का नहीं है, मुगल के अराइवल्स का नहीं है। यहाँ मैटर है कि इंडिया का डोमिनेंस कहाँ तक था। आप देखो, यहाँ इंडिया एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज है। ठीक है, जो इंडिया के वेस्ट में इंडिया है, वेस्ट इंडीज। और इधर है इंडोनेशिया, द कॉलोनी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो चोला एम्पायर, जो हम कह सकते हैं जो हमारे साउथ का एक एम्पायर रहा है बहुत बड़ा, चोला एम्पायर। उसका डोमिनेंस, उसका प्रेजेंस कहाँ तक? आशियान ग्रुप्स तक, फिलीपींस, थाईलैंड, वहां तक रहा है। तो एक ऐसे देश, इंडिया, चाइना, जिन्होंने, अब आज भी देखो कई लोग, मैं इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, आज भी ऐसे कई लोग हैं इंडिया में भी और चाइना में भी, जो कि इस चीज़ को देखते हैं कि एक दो देश जो बहुत ही कल्चरली ज़्यादा कनेक्टेड थे। क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया, अभी मैंने कवर भी किया था पिछली क्लास में, कि एक जो डिप्लोमेट है, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि उनकी फेयरवेल थी, तो उन्होंने उसमें कहा है कि इंडिया के कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत हैं इंडिया में, बट वहीं देखा जाए तो उनके कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस ना, ये आए थे कब? 14th सेंचुरी के बाद,
14 सेंचुरी के बाद कल्चरल डिफरेंसेस आए, जब मुगल एम्पायर आया और एकदम से हम कह सकते हैं जो इंडिया का जो उस टाइम पर जो इंडिया का कल्चर था वो एकदम से चेंज हो गया। हालांकि बाद में मराठास आए और मुगल्स को हरा के मराठास बने, फिर मराठास को हराया और ब्रिटिश एम्पायर आया। लगता है लोगों को ऐसा कि जो पहले आर्यास थे, ठीक है, उनको हराया किसने? उनको हराया मुगल्स ने, ठीक है, और मुगल्स को हराया ब्रिटिश ने? नहीं, मुगल्स को हराया था किसने? मराठास ने। किसने? मराठास ने। और मराठास को हराया था ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उन कई सारी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बन गई थी मराठास की, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आने लगे थे, ठीक है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, और इस बात का फायदा उठाया था ब्रिटिशर्स ने। आपको पता ही होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, और शुरू से यही चीज़ देखी गई है, ब्रिटिश ने ऐसे ही अपनी हर कॉलोनीज में राज किया है, और राज करके बाद में उसको तोड़ के चले गए। चाहे हम कोरिया की बात करें, साउथ और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, चाहे हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, सूडान की बात करें, साउथ सूडान वगैरह की, या फिर इंडिया की हम बात करें, 3 हिस्सों में बंटवारे हो गए। 3 में क्या? अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, ठीक है, नीचे श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इधर बर्मा। तो ये सारे मिलकर ही तो इंडिया थे एक टाइम पर, ये सारे। और अखंड भारत की बात करें तो आसियान तो और भी ज़्यादा था। अखंड भारत का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज भी इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, और एक टाइम पे तो कल्चर भी करते थे। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। बट ये वाली बात चाइनीज़ को कम पता है, चाइना के लोगों को कम पता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से डिलीट कर दी गई है बात। क्योंकि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, वो इस बात को ना कहीं पसंद नहीं करती है। और एक बार हमारे जो तब के होम मिनिस्टर थे, कब के? 2017 के, जो हमारे 2017 के होम मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह, उनको चाइना ने स्लैम किया था ये कहकर। एक्चुअली उन्होंने कहा था इस बात को, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था दैट इंडिया डोमिनेटेड चाइना फॉर ओवर 2000 ईयर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले थे कहने वाले, ये पहले नहीं थे कहने वाले। इन इसको कहा था हु शी ने। हु शी चाइना के एक कह सकते हैं डिप्लोमेट भी रहे हैं और एक टीचर भी रहे हैं। वो वाइस चांसलर थे पैकिंग यूनिवर्सिटी के, और बाद में यूनाइटेड नेशंस में वो चाइना के फेस भी रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये वाली बात कही थी, यूनाइटेड नेशंस में कही थी, 90 इसी के अराउंड कही थी, 18 सेंचुरी के एंड में ही कही थी उन्होंने वाली बात, 90 समथिंग में, कि इंडिया ने चाइना को 2000 साल तक डोमिनेट किया है, उसके कल्चर पर, उसकी हर चीज़ पर, बिना एक सोल्जर भेजे। जैसे देखा जाता है जो यूरोप है उसने कल्चरल डोमिनेट किया है दुनिया भर में, बट किस तरीके से? अपनी आर्मीज को भेज के, वहाँ पर कैप्चर करके। इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया इज नोन फॉर इट्स व्हाट? नॉन फर्स्ट अटैक पॉलिसी, ठीक है। इंडिया तो जाना ही जाता है अपनी पहले अटैक ना करने के उस पर। एक टाइम पर चाइना जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तब इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो कब था? मुगल्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ठीक है, उस टाइम पर। बट कभी भी हमने अटैक नहीं किया चाइना को। और चाइना को सबसे ज़्यादा अटैक मंगोलीज ने किया है, मंगोलिया, चंगेज खान ने, ठीक है। बट इंडिया ने कभी नहीं किया, इंडिया के किसी भी रूलर ने नहीं किया। तो ये भी एक टॉपिक खड़ा हो गया था। इसके बारे में इतना ही। अब हम बात करेंगे यूएस के लीडर के बारे में। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी एक स्टेटमेंट आई है, विल टेक यूएस इंडिया टाइज नेक्स्ट लेवल अगेन। अब अगेन लगाने की जरूरत नहीं थी, नेक्स्ट लेवल अभी भी हैं। बट हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज आ रही हैं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरीके से जो वो डबल गेम खेल रहा है, कहते हैं क्लेवर मंकी गेम। क्लेवर मंकी गेम में उस क्लेवर मंकी की स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जिसमें 2 बिल्लियाँ होती हैं जिनको एक रोटी मिलती है। अब वो उस रोटी को खाने वाली होती है, इतने में मंकी आता है और एक बिल्ली के कान में कहता है कि वो दूसरी बिल्ली ज़्यादा खा लेगी तुमसे, और फिर दूसरी बिल्ली के कान में कहता है कि वो वाली बिल्ली ज़्यादा खा जाएगी। इस चीज़ को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद बंदर बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है कि अच्छा दिखाओ, मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और फिर वो रोटी तोड़ता है, कहता है अरे ये तो अनइक्वल हो गई, दूसरी का पीस खा जाता है, फिर कहता है ये तो फिर अनइक्वल हो गई। ऐसे करते करते वो पूरी रोटी खा जाता है और भाग जाता है। बाद में बिल्लियों को समझ आता है कि हमारे साथ डबल गेम हो गया, ठीक है। तो यही इस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है।
और ये डबल मंकी गेम काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं यूएस को लेकर काफ़ी पॉपुलर है। यूएस ये अक्सर किया करता है और अभी ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये डबल गेम कर रहा है जहाँ पर पाकिस्तान को F-16 जैसे चीज़ों से उसको उसके लिए पैकेज अनाउंस कर रहा है। इसके अलावा जो या फिर FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलने में हेल्प कर रहा है। और वहीं इंडिया की तरफ भी वो कह रहा है कि दैट इंडिया इज़ आर क्या इंडिया हमारा बेस्ट अलाई है, हमारा अल्टीमेट पार्टनरशिप है, सबसे ऊपर इंडिया है हमारे लिए पार्टनरशिप में। कोई यूरोप की कंट्री नहीं है, कोई कहीं की भी देश नहीं है, जापान नहीं है, यूके नहीं है, फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, सबसे पहले हमारे लिए इंडिया आता है, ये भी लाइन कह रहा है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी दोगुला है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना, तो देखो डोनाल्ड ट्रंप तो जाने ही जाते हैं अपनी क्लियर स्टेटमेंट्स के लिए। उनके जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो ना क्या नाम है, यूएस के नितिन गडकरी हैं, ठीक है, जो उनके मुंह में आता है ना एकदम बोल देते हैं बिना सोचे हुए कि क्या होगा। तो ऐसे ही इस बार इनका कहना है कि जो ये अगर दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं 2024 में, आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है ना यूनाइटेड स्टेट्स की, वो 4 ईयर का टर्म होता है उनका, जो उनका टेन्योर होता है वो 4 ईयर का होता है। तो इस 4 ईयर के टेन्योर में अब 2020 में कौन बने, जो बाइडन, ठीक है, उससे पहले 2016 में फिर यही बने थे, 2016 में भी यही थे, ठीक है, अब 2024 में भी यही आने का प्लान कर। और यूनाइटेड स्टेट्स में ना एक प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 2 ही टर्म कर सकता है, वो अपने 2 टर्म 4 4 ईयर्स की, जैसे बराक ओबामा ने करी थी अपनी, वो 8 साल बने रहे थे यूएस के प्रेसिडेंट। उसके बाद बने जो बाइडन और फिर डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद बने अब जो बाइडन, ठीक है। तो ये इनके यहाँ चलता आ रहा है। तो अब इनका कहना ये है कि अगर ये दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये इंडिया के और यूएस के टाइज को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। और इन्होंने ये कहाँ कहाँ पर कहा है, ये इन्होंने एक हिंदूज की समिट में कहा है। कहाँ पर, रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन RHC में। इन्होंने RHC में खड़ा होकर कहा है कि यूएस की और जो हिंदूज़ हैं, यूएस के और हिंदूज़ के ना बीच में बहुत अच्छे टाइज हैं, ठीक है। यूएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है हिंदूज़, और अगर वो बनकर आते हैं क्या प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर उनको दोबारा इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अभी की जो फाइट रहेगी वो ट्रंप वर्सेस बाइडन रहेगी, ठीक है, ट्रंप वर्सेस बाइडन। तो अगर वो बनकर आते हैं दोबारा से प्रेसिडेंट, तो वो जो RHC के जो फाउंडर हैं शलभ कुमार, उनको अपना एम्बेसडर टू इंडिया सिलेक्ट करेंगे, उनको नॉमिनेट करेंगे अपना इंडिया का एम्बेसडर। उन्होंने ये वादा किया है 2024 में अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जीतते हैं तो। और एक बात उन्होंने और मेंशन करी है कि वो जो यूएस की कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैपिटल है, वहाँ पर हिंदू हॉलोकॉस्ट मेमोरियल को बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे, वॉशिंगटन DC में हिंदू हॉलोकॉस्ट मेमोरियल को, जहाँ पर जो भी हिंदूज़ के साथ बुरा हुआ है, इंक्लूडिंग जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ है या फिर मुग़ल इन्वेजन के टाइम पर हुआ है, जिस तरीके से मुगल्स ने जो है इंडियन वुमेन्स के साथ किया है, ठीक है, उन सबको ये दिखाएंगे। वहाँ के लिए क्या बनाएंगे, एक मेमोरियल बनाएंगे, हिंदू हॉलोकॉस्ट मेमोरियल। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, और हिंदूज को लेकर इनको क्या, देखो यार, ये सब पॉलिटिक्स है। और हिंदू इनको भी पता है, डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता है, आज भी इंडिया में देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा एक फैन बेस है डोनाल्ड ट्रम्प का। और यही चीज़ जो एशियन अमेरिकन हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है एशियन अमेरिकन की, जो अमेरिका में एशिया से जाते हैं ना, उनको कहा जाता है एशियन अमेरिकन। और जो एशियन अमेरिकन में हिंदू की कम्युनिटी है, वो सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ना बहुत ज़्यादा प्रो एशिया थे। इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ना इन देशों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस थे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। और अब देखा जा रहा है कि जो बाइडेन के आने पर ये सारे जो टाइज हैं ये फिर से कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो न्यूज़ थी किसके लीडर की स्टेटमेंट के बारे में, यूएस के जो लीडर हैं उनकी स्टेटमेंट के बारे में। अब ऐसी एक यूएई के मिनिस्टर हैं, वहाँ के लीडर हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है दैट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड हाउ इंडियाज पोजिशन इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है, हाउ ही पोजीशन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ही कौन है यहाँ पर, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर
एस जयशंकर की यहाँ बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं, और कौन, जो यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके जो कौन है, एआई मिनिस्टर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर। आप कहेंगे अरे इनके एआई मिनिस्टर भी हैं, एआई मिनिस्टर क्या, देखो जो सऊदी अरेबिया है ना, बहुत उनका ऑयल वगैरह पे, ऑयल और गैस पे खूब हो गया, अब वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, टूरिज्म में वो क्या नाम है, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा वो कमा रहे हैं, टूरिज्म। और इसके अलावा वो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब आप देखो ना, अगर आप आज भी जाओ यूएई के किसी एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, प्रीमियम रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे कई ऐसे सारे रेस्टोरेंट है का, देखो प्रीमियम तो सारे ही हैं वहाँ पर, बट ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर वेटर जो हैं, वेटर वो रोबोट्स हैं, वो ह्यूमन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं उनके यहाँ पे, तो रोबोटिक्स में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करना चाहते हैं। इसलिए कुछ सालों पहले ही, आई थिंक 3-4 साल पहले ही, उन्होंने, यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऐसी पोजीशन बनाई जो कि एआई मिनिस्टर को दिखाती है, और उसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने, उमर सुल्तान ओलामा, उमर सुल्तान ओलामा। ठीक है, ये वहाँ के क्या बने, फर्स्ट एआई मिनिस्टर। ठीक है, अब इनका कहना क्या है, इन्होंने एस जयशंकर की जो फॉरेन स्ट्रेटजी है, जो फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी है, उसको प्रेज किया है। उसको प्रेज करते हुए कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस बंदे से कि कैसे इसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या करा है, उसको प्लेस किया है। देखो ये कोई पहली बार तो है नहीं। ठीक है, और अब आप कहोगे कि मैं बार बार ऐसी बातें क्यों दिखाता हूँ, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, इस बार थोड़ी सी इनकी स्टेटमेंट अलग थी। अभी जो स्टेटमेंट ये वाली आई है थोड़ी सी अलग थी, हर बार की जो वर्ल्ड लीडर्स की और जो लोगों की स्टेटमेंट होती है डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर। अब देखो इन्होंने, इनका कहना क्या है, एक तो इन्होंने ना 3 कॉन्सेप्ट्स को सामने रखा है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को इस सबके सामने रखा है। एक तो यूनिपोलर, यूनिपोलर, एक बायपोलर, और तीसरा इन्होंने रखा है ट्राइपोलर। तो देखो, अब से कुछ टाइम पहले तक क्या था ना, यूनिपोलर था। जब यूएसएसआर था, जब यूएसएसआर था, एग्जिस्ट करता था, तब दुनिया बायपोलर थी। क्या होता है पोलर, जहाँ पर पावर कंसंट्रेटेड होती है और दो जो पक्ष होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं या फिर डोमिनेट कर रहे होते हैं, और हमें एक साइड सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब यूएसएसआर था तब दुनिया क्या थी, बायपोलर थी। जिस टाइम पर इंडिया यूएसएसआर की तरफ था, पाकिस्तान जो था वो यूएस की तरफ था, तो दुनिया क्या थी, बायपोलर थी। जब यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ, ठीक है, वो गिर गया, उसके बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई थी, यूएस की तरफ चली गई थी, यूएस ने डोमिनेट करा है कई सालों तक। ठीक है, और उससे अगर कुछ टाइम और पहले देखा जाए तो जर्मनी भी इस रेस में था। अगर देखा जाए तो जर्मनी जर्मनी भी इस रेस में था, और एक टाइम पर जर्मनी नहीं था, उस टाइम पर यूके इस रेस में था। तो उस टाइम पर यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, ये 3 हुआ करते थे। बाद में यूएस बना, और धीरे धीरे यूएस ने डोमिनेट करना शुरू किया। फिर वहाँ पे फ्रांस की वैल्यू थोड़ी कम हुई, उसके बाद यूके की वैल्यू कम हुई, वहाँ पे जर्मनी, हिटलर के टाइम पर जर्मनी उठ के आया, और यूएसएसआर था। ठीक है, तो ये ट्राइपोलर बन गया था देश हमारा, दुनिया हमारी। तो इस बात को इन्होंने रखा है, किसने, यूएई के मिनिस्टर ने, कि देखो जो इनकी पॉलिसी है, हम नहीं मानते यूनिपोलर को, बायपोलर को। जो अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया और उसके बाद ये देखा गया कि आप यूएस की साइड हो या फिर रशिया की। देखो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, बट मैटर यहाँ क्या है, यूएस और रशिया, क्योंकि यूएस ने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है ना कि वो हर मैटर में बीच में आ ही जाता है। तो यूएस और रशिया के बीच का है इशू, जो कि इन्होंने रेज किया है, और कहा है कि अभी यूएई को और इंडिया को, दोनों को ही इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा और अपनी तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। और जो ये जो इशू है यूनिपोलर, बायपोलर, ट्राइपोलर, इन सबको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने यूएस के लिए भी कही है कि यूएस को सीखना पड़ेगा। इन्होंने सीरियसली कहा है कि यूएस को सीखना पड़ेगा कैसे, मल्टीपोलर, किसमें, मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहना। क्योंकि यूएस को आदत पड़ गई है कई सालों से यूनिपोलर की, उससे पहले बायपोलर में थे ये, है ना, उससे पहले ट्राइपोलर में थे ये, तो यूएस ने काफी टाइम तक डोमिनेट किया है।
ठीक है, आज भी कई सारी कॉलोनीज़ देखी जाती हैं यूएस की। हाँ, जैसे बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ जो यूएस के अंदर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कॉलोनीज़ हुई। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे यूएई निकल के आ रहा है, चाइना निकल के आ रहा है, इंडिया निकल के आ रहा है, इज़राइल निकल के आ रहा है। तो ऐसे देश में ऐसी दुनिया में यूएस को रहना सीखना पड़ेगा। इन्होंने इस बात को भी इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया है। ठीक है? इसके अलावा आज हमारे पास ऐसी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और यहाँ पे हम अपना आज की क्लास खत्म करते हैं। बट बिफोर वी एंड टुडेज़ लेक्चर आपको आज का आंसर देना होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन रेलवेज़ कौन से साल का प्लान बना रही है ज़ीरो कार्बन एमिशन बनने का? ठीक है? द इंडियन रेलवेज़ प्लान टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय व्हिच ईयर? तो ऑप्शन थे 2023, 2024, 2025 और 2023। सही आंसर मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में और मैं अभी भी बता ही देता हूँ। क्या है सही आंसर? 2030। तो रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने एक नोटिस पब्लिश किया है थ्रू व्हाट? पीआईबी दिल्ली। पीआईबी आपको पता ही होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक नोटिस आया है कि वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ और बनेंगे, क्या बनेंगे? बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2023। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू, बाय। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।